जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 13 जून और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर है। सारे सवाल वही सवाल आए हैं जो आपको कई बार बताए गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपने सारे सवाल। अगर जिसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है, इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। पहला सवाल हमसे जनगणना से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस सवाल को। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। अगर आपसे पूछ लिया जाता दोस्तों इसके अंदर पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता महिला की साक्षरता दर, तो आपका जवाब होता 65.46%। ये दोस्तों महिला की साक्षरता दर है, इसको आप नोट कर लें। इसके अलावा दोस्तों केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 93.91%। यानी कि साक्षरता के मामले में केरल पहले स्थान पे था। और अंतिम स्थान पे दोस्तों कौन था? तो आप सबको पता होगा, बिहार। इतनी बातें आपको याद करके रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि फर्टिलिटी रेट कितनी थी। इसका दोस्तों एग्जैक्ट आंकड़ा आपको कमेंट कर बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि फेयरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी, शशि थरूर, अबुल फजल, ह्वेन-सांग। दोस्तों यहां से मैं आपको 2 सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। फेयरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? तो बच्चे को पता है, किरण बेदी की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप लिख के रखें। बात करते हैं अबुल फजल, इनकी एक पुस्तक पूछी गई थी, अकबरनामा। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया, मैंने ऑप्शन में ही ले लिया है। दोस्तों अकबरनामा किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की पुस्तक है। और फेयरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की। इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं ह्वेन-सांग की एक पुस्तक है, CU की। कौन सी है? CU की। ये किसकी पुस्तक है? ह्वेन-सांग की पुस्तक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। शशि थरूर, इनकी दोस्तों एक पुस्तक है, अम्बेडकर लाइफ। एक दोस्तों इनकी इस टाइप की पुस्तक है, इसको भी आप थोड़ा याद रखें, आपकी परीक्षा में ये सवाल बन सकता है। और आपको अगर पूछा जाए हाल ही में किस राजनेता को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया, तो इनका नाम आपको याद रखना है, शशि थरूर। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इस सवाल को हम 100 से बार ज़्यादा डिस्कस कर चुके होंगे। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आप सबको पता एकल नागरिकता, इसका दोस्तों कहां से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारी चीजें। ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछ लिया है समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। ये दोस्तों कहाँ से लिएगा? ये दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में है, इसको आप नोट कर लें। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन दोस्तों कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपसे पूछ लिया जाए DPSP, ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? आपको याद होगा आयरलैंड से लिए गए हैं। और DPSP का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 4। और मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? भाग नंबर 4A। इसको भी आपको नोट करके रखना है। जितने सवाल मैंने आपको बताए हैं, सारे सवाल आप एक कॉपी में नोट करते चलें। आपकी आने वाली शिफ्टों में यहाँ से सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? भगवान इंद्र, भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान विष्णु। तो आपको याद होगा भगवान सूर्य को समर्पित है छठ पूजा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और छठ पूजा दोस्तों अधिकतर कहाँ मनाई जाती है? बिहार के अंदर।
आपको दोस्तों याद होगा छठ पूजा में दोस्तों नदी का महत्व है और भगवान सूर्य का महत्व है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये सवाल मैंने कई बार आपको नोट कराया है, आप वहां से इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स मैं आपको यहाँ पर नोट कराता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति, आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 63 और आर्टिकल नंबर 64 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसको आप ध्यान में रखें। राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 52। दोस्तों आपको याद होगा अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या आपको दोस्तों उपराष्ट्रपति बनना है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनना है या आपको गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ये सब आंकड़े आपको याद करके रखने हैं, आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले सवाल होंगे। अगर आपने हमारी MTS की क्लासेस को नहीं देखा है तो आज से 3 से 4 दिन तक मैंने जो क्लासेस डाली उनको आप देख कर जाइएगा। 100% 8 से 10 सवाल आपको हर शिफ्ट में वहां से देखने को मिलेंगे। और क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला सवाल पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। बच्चे वाला सवाल है, आप सबको पता है पंडित बाल गंगाधर तिलक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दोस्तों आपको याद होगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब दोस्तों आपको यहां से 2 से 3 बातें याद रखनी है। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, जल्दी से कमेंट करके बताएं पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों आपको याद होगा 1938 में क्या हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1939 इसमें दोस्तों क्या हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं महात्मा गांधी। दोस्तों आपको याद होगा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने दोस्तों आपको याद होगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना, हिस्ट्री का अच्छा सवाल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको दोस्तों याद होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपसे पूछा पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी को। कब, 23 जनवरी को। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पोंगल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। अब आपको दोस्तों इन सब सवालों को देखकर हंसी आ रही होगी, कितने सिंपल सवाल हैं। पोंगल का संबंध कहां से है, तो मैंने कई बार आपको बताया है तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर यहीं से आपसे पूछ लिया था अट्टूकल पोंगल, कौन सा, अट्टूकल पोंगल, अगर आपसे पूछ लिया था अट्टूकल पोंगल का संबंध कहां से, तो आपका जवाब होता केरल। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, केवल पोंगल, तो पोंगल का संबंध कहां से, तमिलनाडु। और दोस्तों ओणम कहां का, ये भी केरल का है, ओणम। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों केरल की भाषा कौन सी है, मलयालम भाषा, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तेलंगाना से आपको याद रखना बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है, तेलंगाना से संबंधित है। इसको भी आपको याद करके रखना है। कर्नाटक से संबंधित आपको याद रखना है यक्षगान। और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, बोलक आर्ट, इसको आप लिख लें, बोलक आर्ट और उम्मट आर्ट, इनका संबंध कहाँ से, इनका संबंध भी कर्नाटक से है। और कर्नाटक की एक योजना बहुत ही फेमस है, आपको याद होगा विनय समरस योजना। ये भी सवाल मैंने आपको कराया हुआ है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। मुझे नहीं लगता इसका सवाल किसी ने गलत किया होगा। दोस्तों आपको मैंने कई बार नोट कराया है, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, इनको आप नोट करके रखें। दोस्तों वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं हर टीम में। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले
सवाल की ओर। गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई, यह सवाल भी पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद होगा गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, बाल गंगाधर तिलक। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। अब एक दोस्तों एक शिवाजी उत्सव था, कौन सा, शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव, इसकी शुरुआत किसने की है, इसकी शुरुआत भी दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक जी ने की है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दोस्तों लाला हरदयाल, आपको याद आ रहा होगा, इन्होंने किसी पार्टी की स्थापना की थी, जल्दी से कमेंट करके बताएं वो कौन सी पार्टी थी। दोस्तों 1913 में उस पार्टी की स्थापना हुई थी, मैंने कल ही इस सवाल को कराया है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। 1913 में लाला हरदयाल और सोहनलाल भाखड़ा, इनके द्वारा दोस्तों कौन सी पार्टी की स्थापना हुई है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछ लिया गया है कि देव समाज की स्थापना किस वर्ष हुई है। दोस्तों मैंने आपको कुछ समाज नोट कराए थे, उसमें से दोस्तों देव समाज भी मैंने कई बार आपको नोट कराया है। दोस्तों देव समाज की स्थापना कब हुई है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, 1887। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों सारे समाज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1867 इसमें क्या हुआ था, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुई थी। दोस्तों आप लिख लें एक बार इसको, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है, 1867, किसने की है, आत्माराम पांडुरंग। 1875 दोस्तों इसके अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई है, आर्य समाज की स्थापना हुई है, किसने की है, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1897 रामकिशन मिशन, रामकिशन मिशन, इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको याद रखना 1897 किसने की है, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों एक स्थापना बचती है 1828 में, इसमें क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, किसने की थी, राजा राम मोहन राय। और 1815 ईस्वी में दोस्तों आपको याद होगा आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, किसने की थी, राजा राम मोहन राय। और 1829 में दोस्तों सती प्रथा का अंत हुआ था, किसकी सिफारिश पर, राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर, किसने किया था, तो आपको याद होगा विलियम बेंटिक। ये जितनी व्याख्या मैं आपको दे रहा हूँ सारी व्याख्या आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए, 100%। इस व्याख्या से आपकी आने वाले शिफ्टों में सवाल पूछा जाएगा। पंथी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर। तो दोस्तों आपको याद होगा कई बार सवाल को नोट कर चुके हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। पंथी लोक नृत्य का संबंध कहां से है, छत्तीसगढ़ से है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़ की दोस्तों हरेली, हरेली कहाँ का, छत्तीसगढ़, कमेंट करके बताएं हरेला कहाँ का है। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं दोनों सवाल, हरेली कहाँ का, छत्तीसगढ़, हरेला कहाँ का, जल्दी से कमेंट कर आपको बता देना है। झारखंड की बात आइए तो आपको 4 से 5 चीज़ें मैं नोट कराता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए छऊ, छऊ हो गया पाइका, छऊ पाइका, सरहुल, सरहुल, जट, जाटिन, और एक दोस्तों करगम, करगम। इन सबका संबंध कहाँ से है, इन सबका संबंध है झारखंड। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख के रखें। दोस्तों मणिपुर, मणिपुर में दोस्तों आपको याद होगा संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नील हरित शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, नीले शैवाल का रासायनिक नाम पूछा गया था कि भूरे शैवाल का पूछा गया था। मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से शैवाल का रासायनिक नाम पूछा गया है। दोस्तों नीले हरित शैवाल का अगर रासायनिक नाम पूछा गया होगा तो इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। आपको ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपसे भूरे शैवाल को पूछा गया होगा, भूरे शैवाल, भूरे शैवाल का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद होगा फियोफाइसी। अगर आपसे दोस्तों लाल शैवाल पूछा गया होगा तो दोस्तों आपको याद होगा लाल शैवाल का रोडोफाइटा, रोडोफाइटा करके दोस्तों, फाइटर नहीं हो, रोडोफाइटा। अगर आपसे दोस्तों हरे शैवाल का पूछा जाए तो आपको ये नाम याद रखना, क्लोरोफाइसी। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कौन से शैवाल का नाम पूछा गया है। हमने आपको चारों बता दिए। भूरे शैवाल का दोस्तों किसके अंदर है, फियोफाइसी। साइनोबैक्टीरिया दोस्तों किसका है, नीले हरे शैवाल का वैज्ञानिक नाम है। रोडोफाइटा किसका नाम है, लाल शैवाल का। और क्लोरोफाइसी हरे का। अब दोस्तों कवक और शैवाल की बात आई है तो इनको दोस्तों किसके अंदर रखा गया, थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा। दोस्तों कवक और शैवाल को किसके अंदर अंतर्गत रखा गया, थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। अब दोस्तों याद कीजिएगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको कई बार नोट कराया है, शैवाल और कवक, इसको आप लिख लें, शैवाल और कवक। दोस्तों कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी,
दोस्तों कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, इसको आप लिख लें। और शैवाल का दोस्तों फाइकोलॉजी। एक है माइकोलॉजी, एक है फाइकोलॉजी। दोस्तों कवक कौन है? माइकोलॉजी। शैवाल कौन है? फाइकोलॉजी। और कवक शैवाल को किसके अंतर्गत रखा गया है? थैलोफाइटा। ये 3 सवाल आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सोमनाथ, अजय बंगा, इंद्रमीत गिल, समीर वी कामत। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां मैं आपको बताने वाला हूं, इनको आप नोट करके रखना। दोस्तों वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आप सबको पता है ये सोमनाथ जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना हुई है? तो आपको याद होगा इसरो की स्थापना हुई है। समीर वी कामत, ये दोस्तों कौन है? डीआरडीओ। दोस्तों 1 जनवरी 1958, इसमें दोस्तों किसकी स्थापना हुई है? तो आपको याद होगा डीआरडीओ की स्थापना हुई है। और दोस्तों बात करते हैं अजय बंगा, तो दोस्तों आपको याद होगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आपको याद होना चाहिए अजय बंगा साहब बनाए गए हैं। इंद्रमीत गिल, ये दोस्तों विश्व बैंक के अर्थशास्त्री हैं। विश्व बैंक का अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको याद करके रखना है इंद्रमीत गिल। तो मैंने कितने सवाल आपको बताए? सोमनाथ दोस्तों किसके अध्यक्ष हैं? इसरो के, 15 अगस्त 1969। अजय बंगा किसके अध्यक्ष हैं? वर्ल्ड बैंक के। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन की सिफारिश पर हुई है। आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों की स्थापना 1944 में एक सम्मेलन के द्वारा हुई थी। उसका नाम आपको कमेंट कर बताना है। जितने सवाल मैं आपसे कमेंट करने के लिए कह रहा हूं, उतने सवाल आपको कमेंट कर उसका आंसर देना है। सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इंद्रमीत गिल कौन है? विश्व बैंक के अर्थशास्त्री हैं। समीर वी कामत कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई है। लेकिन दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि डीआरडीओ का ध्येय वाक्य कौन सा है? तो आपको याद होगा वलस्यम मूलम विज्ञानम। ये दोस्तों डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, पैदल चाल। तो आपको याद होगा ये दोस्तों कुश्ती से संबंधित हैं साक्षी मलिक जी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। टेबल टेनिस से आपको याद रखना है शरद कमल अंचता। शरद कमल अंचता, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरद कमल अंचता। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान, जिसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किसको दिया गया? शरद कमल अंचता को दिया गया। किसके खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के। और दोस्तों उसकी राशि कितनी है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड की? 25 लाख रुपए। बॉक्सिंग से आपको दोस्तों याद रखना है निखत जरीन, स्वीटी बुरा। और दोस्तों स्वीटी बुरा, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन और नीतू घंगास, इन 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है बॉक्सिंग से। ये सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों। पैदल चाल से दोस्तों आपको याद रखना है भावना जाट। कौन है दोस्तों? भावना जाट। इनका संबंध किससे? पैदल चाल। इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है। अगला सवाल पूछा गया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आपको याद होगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 324। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। इसका जवाब कमेंट कर आपको बता देना है। बात करते हैं अनुच्छेद 343। इसमें दोस्तों राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 343 है। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? वित्त आयोग। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 280। 266 मोस्ट इंपॉर्टेंट संचित निधि का उल्लेख कौन से दोस्तों आर्टिकल में? 266। अगर आपसे पूछ लिया है 267 में क्या है? आकस्मिक निधि। दोस्तों आपको दोनों चीजें याद रखनी है। संचित निधि किसके अंदर है? अनुच्छेद 266 है। आकस्मिक निधि किसके अंदर है? 267 है। लेकिन ये आकस्मिक निधि 267 होता है, ये केवल और केवल राष्ट्रपति इसका उपयोग कर सकता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है यान
मार्टेल इसका सही आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों रस्किन बॉन्ड की कोई एक पुस्तक जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा में, रस्किन बॉन्ड का सवाल 100% पूछा जाएगा। 2 से 3 पुस्तकें इनकी पढ़कर जाना है आपको आने वाली शिफ्टों में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती है? मैंने कल आपको सवाल कराया था कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। लेकिन दोस्तों इसका रंग आपसे पूछ लिया गया तो आपको याद रखना है इसका हल्का धूसर रंग होता है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे दोस्तों उपजाऊ मिट्टी होती है, ये सवाल भी आपको याद करके रखना है। चलिए चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का अगला और अंतिम सवाल हमसे पूछा गया कि बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है शाक्य गणराज्य से संबंधित है। आपका दोस्तों यही सही आंसर होगा, इसको आप याद करके रखें। अब दोस्तों बुद्ध की बात आई है तो आपको 2 से 4 चीजें मैं बोल देता हूं, इनको आप नोट करें। भगवान बुद्ध दोस्तों इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए इनको दोस्तों इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। इसी घटना को क्या कहते हैं? अभिधम्म चक्र। इनके दोस्तों जो गृह त्याग की घटना थी वो कहलाती महाविनिष्क्रमण। और इनके दोस्तों प्राण त्यागने की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। ये तीनों चीजें आपको याद करके रखनी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए इनकी बौद्ध संगति पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली वाली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। दूसरी वाली दोस्तों की बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी दोस्तों कहाँ हुई थी? तो आपको याद होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर। दोस्तों पहली वाली बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? दोस्तों आपको याद होगा अजात शत्रु। दूसरी वाली बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो आपको याद होगा कालाशोक। और पाटलिपुत्र में तीसरी वाली बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। चौथी वाली कनिष्क के समय हुई थी। ये चारों बौद्ध संगतियां आपको याद रखनी है। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमको प्राप्त हो पाए। अगर आपका अगली शिफ्ट में एग्जाम है तो दोस्तों इस क्लास को आप देख कर जाइएगा, 100% आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा। अगर आपका दोस्तों अगली शिफ्ट में एग्जाम है और आपको सवाल पता लगते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम अगली शिफ्ट में उसको अच्छे से एनालिसिस कराएंगे। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।